I'm writing down the main points that you have to learn because there are a lot of things written. I'm just writing down the things which you have to learn. The labor legislation is the product of industrial revolution. They are specific and not general in orientation, philosophy, concept, and even in practice. Labor legislations regards individuals as workers, whereas the general legislations regards him as citizen. The principles governing labor legislations are more influenced by the postulates of social justice than general justice. Workers are the weaker class of industrial society and have suffered long at the hands of employers. Therefore, this sets of legislation go out of the way in protecting workers and securing justice to them. The influence of discriminative justice and distributive justice can be clearly seen over them. मैं यहाँ पे ब्रीफली इस पॉइंट को एक बार यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ. फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड नॉट जनरल ओरिएंटेशन. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट हो गया आपका वर्कर्स, सेंटर्स अराउंड दी वर्कर्स. नेचर ऑफ लेबर लेजिस्लेशन में ये दो पॉइंट जो डिस्कशन किया पहले हम लोग वो समझ लें. फर्स्ट जो लेबर लेजिस्लेशन है दिस इज स्पेसिफिक एंड नॉट जनरल ओरिएंटेशन. Labor legislation is specifically, it's a product of industrial revolution, we know that, and they are specific. मतलब इसका जो orientation है, it is specific to the labor. ये labor के लिए specific है, and not for general. ठीक है, उसके concepts हो या everything. अभी workers, यहाँ labor legislation revolves around the workers only. It regards individual or workers, whereas the general legislation regards him as citizen. जो इसके जो principles हैं, इसका main जो काम है, उन लोग का मानना है वर्कर्स आर द वीकर क्लास ऑफ द सोसाइटी. उनका मानना है वर्कर्स आर द वीकर क्लास ऑफ द सोसाइटी. उन लोग को एम्प्लॉयर ने बहुत परेशान किया एंड दैट इज व्हाई द इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैन बी क्लियरली सीन ओवर देम. मतलब लेबर लेजिस्लेशन की जितनी भी प्रैक्टिसेस हुई थी तो इसमें डिस्क्रिमिनेटिव जस्टिस मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एक दो में कि लेबर ये जैसे पहले होता था कि हर आदमी को उसके कास्ट के हिसाब से, कास्टिज्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, उसके हिसाब से उनको काम दिया जाता था. तो ये डिस्क्रिमिनेट करना हुआ जो कि उसको यहाँ पे हटाना था. लेबर लेजिस्लेशन ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट. देन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रॉपर वे. इस चीज के ऊपर फोकस किया गया. Labor legislation seeks to deal with problems arising out of occupational status of the individual. ये जो लेबर लेजिस्लेशन है यहाँ पे आपका आ गया ऑक्यूपेशनल स्टेटस. मैं इसको पॉइंट वाइज लिख दे रही हूँ. ऑक्यूपेशनल स्टेटस. मैं बहुत धीरे धीरे इसको स्टडी कर रही हूँ मोमिता. आई थिंक तुम लोग थोड़ा बोर भी हो जा रहे हो. না না ম্যাম ঠিক আছে. না ম্যাডাম ঠিক আছে আপনি पढ़ान. बिकॉज ये जो है मतलब आप लोग के लाइफ टाइम इसको यूज करना है. मतलब दिस टॉपिक विल बी यूज. लेबर लॉ जो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को स्पेशलाइजेशन पेपर का है. तो एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन में जाओगे तो ये वाला टॉपिक्स को अच्छे से जानना ही है. ठीक है, इसी वजह से इसको मैं बहुत डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ. ओके मैम. लेबर लेजिस्लेशन ये क्लियर हुआ जो मैंने बताया कि लेबर लेजिस्लेशन सीक्स टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग विद द ऑक्यूपेशनल स्टेटस. अब उसके ऑक्यूपेशन के स्टेटस जो अभी हमने बताया कि डिस्क्रिमिनेटिव जस्टिस कहाँ से आता है. डिस्क्रिमिनेट करना, ये डॉक्टर है, ये प्यून है, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो डिस्क्रिमिनेशन होता था बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्टेटस. प्रॉब्लम्स एज
hours of work, wages, working conditions, trade unions, industrial disputes come to be the main subject matter of labor legislation. The behavior of the individual or his group is the function of labor legislation as of any other legislation. Under labor legislation, the individual is affected in the capacity of a worker or an employer. Therefore, the persons who are neither the employer nor the workers are least affected directly by the labor legislation. A law regarding ownership of a property or a law relating to the marriage or sales tax affect him as a citizen. इस कॉन्सेप्ट को जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एज एन ऑक्यूपेशनल स्टेटस लेबर लेजिस्लेशन सीक्स टू डील विद प्रॉब्लम अराइजिंग विद द ऑक्यूपेशनल स्टेटस मतलब एक इंडिविजुअल जो उस ऑक्यूपेशन में उसको ये प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम्स जो था लाइक आवर्स ऑफ वर्क कितने घंटे काम करना है वेजेस वर्किंग कंडीशन ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये मेन सब्जेक्ट मैटर है आपका लेबर लेजिस्लेशन का सो दस द बिहेवियर दिस इज दस लिखा है Thus, the behavior of the individual or his group is the function of labor legislation as of any other legislation. तो ये behavior of the individual का behavior कैसा है कैसा होना चाहिए एक दूसरे के प्रति इस ये मेन काम है लेबर लेजिस्लेशन सीक्स टू एस्टेब्लिश दिस रिलेशन ओनली कि हमारा मैंने एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के तरफ और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के तरफ दोनों रिलेशंस को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है. So therefore, the persons who are neither the employer nor the worker are least affected directly by the labor legislation. उन लोगों को क्या मतलब है ना तुम वर्कर हो ना तुम एम्प्लॉयर हो तो तुमको लेबर लेजिस्लेशन से मतलब नहीं है बट इफ यू आर अ जनरल सिटीजन देखो अ लॉ रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और अ लॉ रिलेटिंग टू द मैरिज और सेल्स टैक्स तो ये सब क्या होगा हम लोग को एज अ सिटीजन इफेक्ट करेगा. ठीक है तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉमन सिटीजन को क्या अफेक्ट करता है और एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को क्या अफेक्ट करेगा वही चीज यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर एक फैक्ट्री का लेजिस्लेशन है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस और कंपनसेशन वुमेन और चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट तो ये एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को इम्पैक्ट करेगा बट सेल्स टैक्स या लॉ रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ये इम्पैक्ट करेगा एक जनरल सिटीजन को. तो ये जनरल और स्पेसिफिक की बात हो गई. दिस इज फॉर जनरल आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. दिस इज फॉर जनरल and this is for specific labor. उसी चीज को यहाँ पे बताया पहले पॉइंट में हमने पढ़ा ना that labor legislation is specific and not general. ठीक है individuals have different roles to perform and different laws are designed for regulating the different roles. It is the role relation that determines whether a particular legislation falls under the category of labor legislation, social legislation, or general legislation. Objectives: to provide subsistence, to aim at abundance, to encourage quality, to maintain security. Labor legislation is to regulate the conditions
of labor in the industrial milieu. It is required to be adjusted as per the changing requirements of industry. This has to be done more frequently than the general legislation where changes are not that swift. Unless labor legislation is subjected to frequent revision and not left to continue as they are, they become obsolete and irrelevant. Labor law can operate along with general law. Example, a theft can be dealt by labor law as well as IPC. No jurisdiction of civil courts. देखो ये क्या बता रहा है, दो तीन पॉइंट्स जो हम लोग अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे थे. ये जो इंडिविजुअल्स है इसके बारे में बता रहा है. इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट रोल टू परफॉर्म. डिफरेंट रोल्स हम लोग को परफॉर्म करना होता है एंड डिफरेंट लॉज आर डिजाइन. अब देखो एक आदमी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का काम कर रहा है एक ऑफिस में और एक ऑर्गेनाइजेशन में भी, और उस डिफरेंट रोल्स को रेगुलेट करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज हैव बीन प्रिपेयर्ड. लॉज आर डिजाइन्ड फॉर रेगुलेटिंग द डिफरेंट रोल्स. दिस इज रोल्स. ठीक है. तो इट इज द रोल रिलेशन दैट डिटरमाइंस वेदर अ पर्टिकुलर. अब ये डिपेंड करता है किसका किसके संग रिलेशन कैसा है. जैसे मैं एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन है, या मैं बात कर रही हूँ एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो ये डिपेंड करता है एक दूसरे का. जैसे एक प्लांटिफ होता है ना, प्लांटिफ, और एक होता है आपका ये वर्डिक्ट. दो आपके जो लॉ में जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, एक प्लांटिफ होता है जो कोई केस फाइल करता है, और एक होता है डिफेंडेंट. जैसे किसी के अगेंस्ट तुम केस फाइल कर रही हो तो यू आर दी प्लांटिफ, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल करोगी वो भी तो तुमको बोलेगा, वो भी तो अपने क्या बोलते हैं अपने फेवर में कुछ बात रखेगा, तो उसको बोलते हैं डिफेंडेंट. प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट की बात हो रही है. तो जब प्लांटिफ और डिफेंडेंट की बात होती है तो ये रोल रिलेशन डिटरमाइन करेगा कि कौन सा लेजिस्लेशन आएगा वहां पे. जैसे लेबर लेजिस्लेशन आएगा, या सोशल लेजिस्लेशन आएगा, या जनरल लेजिस्लेशन. मेन हमारा जितना भी लॉ है, ऑल दिस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कोई भी लेजिस्लेशन आप ले लो, उसका मेन रोल क्या होता है? टू प्रोवाइड सबसिस्टेंस, रहना खाना को एक सस्टेन करने का ही. एम एट अबंडेंस, सब कोई भरा पूरा रहे. टू एनकरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू मेंटेन सिक्योरिटी. लेबर लेजिस्लेशन इज टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ लेबर. तो लेबर लेजिस्लेशन का मेन है कि इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है वहां पर आपके लेबर्स को प्रॉपर फैसिलिटी मिले. Labor legislation is to regulate the condition of labor in the industrial milieu. It is required to be adjusted. अब देखो आपने एक बार बना लिया लेबर लेजिस्लेशन और सारा जीवन चलता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता. It has to be adjusted ना, adjusted as per the requirement. अगर चेंज हो, जैसे इंडियन लेबर लॉ है, इसके बारे में बोला भी जाता है कि बहुत आउटडेटेड है. इट्स नॉट बीइंग अपडेटेड फॉर मेनी इयर्स. अभी बहुत कुछ चेंज हुआ, बट बहुत सालों से ये ऐसे का वैसा ही था. 50 सालों से उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ था. तो दिस हैज टू बी चेंज एज पर द करंट मार्केट रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से हमें लेबर लेजिस्लेशन को भी चेंज करने की जरूरत है. राइट. Principles of modern labor legislation. During the British colonial rule in India, a few labor laws such as T District Immigrant Labor Act 1832, Workmen's Breach of Contract Act 2859, Labor Immigration Act 1863,
1901, Combination Act 1799, 1800 of England, ये देखो अब ये डिफरेंट लॉज क्यों बना। लेबर लॉ, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न लेबर लेजिस्लेशन की बात हो रही है, ये जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अ फ्यू लेबर लॉ सच एज ये जो टी डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेंट एक्ट था, वर्कमेंस ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये ऐप लिखा है ये भी ज्यादा समझ रहा है, 2859। इसका मेन रीजन क्या था, वेर इनैक्टेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वेर रिप्रेसिव इन कैरेक्टर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, were enacted to serve the interest of the employers and were repressive in the character। इसका मतलब क्या था, ये जो ऊपर के जो हम लोग दो लॉ पढ़े, टी डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेंट एक्ट एंड वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो दे वेर इनैक्टेड, इन लोग जो इनैक्ट इसका जो इनैक्टमेंट हुआ था, या मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन लिखती हूँ प्रॉपर भाषा में, इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू what serve the interest of the employer। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय की कोई बात ही नहीं हो रही है, वर्कमैन ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, टी डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेंट एक्ट बना, दोनों में ही वहाँ पे एम्प्लॉयर को सेव करने के लिए बना। यहाँ पे देखो कहीं एम्प्लॉय का तो कोई बात ही नहीं, एम्प्लॉय मरे जिए लोग कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो लेबर इमिग्रेशन एक्ट बना, ये आपका ये तो लेबर इमिग्रेशन एक्ट क्यों बना, ये भी आसाम वाला केस है, डिक्लेयर डिजर्शन ऑफ टी गार्डन्स इन आसाम विदाउट स्टेइंग, ये देखो declared desertion of tea gardens in Assam without staying for the prescribed period and without permission, a punishable offence। Prescribed period, ये वाला जो एक्ट बना, ये वाला एक्ट का भी तो देखो मेन यही है ना कि आसाम वाला जो टी डिस्ट्रिक्ट वाला जो बना, लेबर इमिग्रेशन एक्ट 1863 टू 1901, इसका भी मेन मोटिव था कि लोग वहां से एम्प्लॉय लोग अचानक से छोड़ छोड़ के नहीं भाग सकते, तो डिजर्शन करना एज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर अब दो देखो कुछ कुछ चीजें आई। For example, as early as 1351, the Statute of Laborers in England prescribed the maximum wage rate for various categories in order to counter the formation and growth of workers' combinations. Combination Act, देखो ये जो आया इसका मेन फंक्शन क्या था, Combination Act 1799, 1800 of England declared illegal any combination for any of the purpose for which most combinations of workmen existed, and for any workman entering such a combination became thereby liable to imprisonment. Among the purposes specified were included those of obtaining an advance of wages, lessening hours of work, preventing or hindering any person or persons from employing whomsoever he, controlling any person or person carrying on any manufacture, trade or business in the conduct or management thereof. Labor laws increasingly became progressive in
character and have been enacted with certain objectives. In manufacture, देखो ये वाला जो यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ 1799 और 1800 जो है यहाँ पे जो बताया ना 1799 ये जो आया था कॉम्बिनेशन एक्ट ऑफ 1799 800 ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो कॉम्बिनेशन एक्ट ऑफ 1799 और 1800 जो आया था इन्होंने इलीगल कर दिया था एनी कॉम्बिनेशन फॉर एनी ऑफ द पर्पस फॉर विच मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन एग्जिस्टेड। मतलब अगर वर्कर लोग कोई भी इन सारे कॉम्बिनेशन या कुछ चीजों में डिमांड करते हुए देखा उसको इलीगल माना जाएगा। अमॉन्ग द पर्पस इज स्पेसिफाइड where is included those of obtaining। अब देखो क्या क्या चीज को इलीगल मानेगा, those of obtaining an advance of wage, तुम अगर एडवांस वेज लेने जाओगी, lessening hours of work अगर तुम कम काम कर रही हो, मतलब ये सारी चीजों को पूरी तरह से इलीगल माना जाएगा। preventing or hindering any person or persons from employer whomsoever he be controlled, मतलब जितने भी नियम थे सारे नियम एम्प्लॉयर को बचाने के लिए और एम्प्लॉय को देखो ये करने के लिए। तो धीरे धीरे लेबर लॉज आने लगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, ठीक है। नाइनटीन 37 protective and regulative aspects of legislation in 1937 R.K. Das mentioned 4 major principles of labor legislation. Social justice, social welfare, national economy, international solidarity. The principle of social justice includes abolition of servitude, freedom of association, collective bargaining, and industrial conciliation. The principle of social welfare covers development of childhood, opportunity of education, conservation of womanhood, and improvement of environment. The principle of national economy is concerned with development of industry, control of working conditions, regulation of wage payment, and social insurance. The principle of international solidarity has been explained in terms of the compliance of the provisions of conventions and recommendation adopted by ILO. देखो ये जो आर.के. दास ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन थे उसको प्रॉपरली कैटेगराइज किया गया कि किस तरीके से लेबर लेजिस्लेशंस को हम लोग काम करें इसको लेकर। जैसे फ्रैंक टिलीवर्ड कुछ एग्जामिनेशन किए थे ग्रेट ब्रिटेन में, तो उन्होंने ये जो फ्रैंक टिलीवर्ड उन्होंने एक्सप्लेन किया था ग्रेट ब्रिटेन के, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव एस्पेक्ट्स को, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है जो दिया था फ्रैंक टिलीवर्ड। मैं दे देती हूँ ये प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव का।
1937 में आप देख लो आर के दास ने कॉन्सेप्ट दिया 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। ये रेगुलेटिव है, रेगुलेटिव। तो उन्होंने 4 मेजर प्रिंसिपल्स दिया लेबर लेजिस्लेशन का, जिसमें है आपका सोशल जस्टिस है, सोशल वेलफेयर है, नेशनल इकोनॉमी है एंड इंटरनेशनल सोल्जरिटी। जिसमें उन्होंने पॉइंट्स दिए कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, वेजेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है, सामाजिक एक अपलिफ्टमेंट। नेशनल इकोनॉमी मतलब किस तरीके से सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर होने से नेशनल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। एंड देन द इंटरनेशनल सोल्जरिटी। अब इंटरनेशनल सोल्जरिटी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या स्टैंड है, उस चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट डे हम लोग वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन से स्टार्ट करेंगे।